ऑडिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 अभी तक कवर कर लिए। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। लास्ट अटेम्प्ट में 50 नंबर का पेपर एज इट इज़ हमारी डायरेक्ट पीडीएफ में से मिला था। ठीक है सर। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो। चलेगा सर। अब मैं आपके साथ में सर रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 11 अपन स्टार्ट करेंगे इसको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस अपन करेंगे सो डैट आपका ये चैप्टर क्विकली तरीके से कवर अप अच्छे से हो जाए। स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर नंबर 8। बस एक ही चीज़, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो सो डैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। ठीक है सर। चैप्टर नंबर 8 एलडीआर क्वेश्चन अपन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक स्पेसिफिक इवेल्युएशन while forming an opinion in an audit report. स्टेट दोज इवेल्युएशन। मेरी बात को सुनो ना। ऐसे 700 में एक छोटा सा टॉपिक है इवेल्युएशन, जहाँ पे स्पेसिफिक इवेल्युएशन का टॉपिक है कि भाई आप ओपिनियन देते हो ना तो ऑडिटर को कुछ स्पेसिफिक इवेल्युएशन को कंसीडर करना होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे किससे रिलेटेड पॉइंट हो गए सर? अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर। 4 पॉइंट करीब करीब यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखो ना क्या सर कितने ईजी पॉइंट है। ऑडिटर को ये देखना है, ऑडिटर को ये इवेलुएट करना है सर क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि सेलेक्ट करी है, अप्लाई करी है। एंटिटी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है, अप्लाई करी है, दैट आर कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल एफआरएफ एंड अप्रोप्रिएट। तो 2 पॉइंट तो बड़े सिंपल थे सर। एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि उसने सेलेक्ट करी, अप्लाइड करी है, और जस्ट सेलेक्ट करिए, अप्लाइड करिए, डेटा कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड आर अप्रोप्रिएट। ठीक है सर। देन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो भी मैनेजमेंट ने बनाया दैट आर रीजनेबल। फिर डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ताकि सर इंटेंडेड यूजर को समझ पाए मटेरियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? 4 पॉइंट बड़े इजी है क्या? हाँ सर 4 पॉइंट तो बहुत इजी है। मैंने कहा बोलो ना भाई मेरे साथ में। अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड 2 पॉइंट कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी जो सेलेक्ट करी, अप्लाइड करी, दैट शुड बी कंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो सेलेक्ट करिए, अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करिए, अप्लाई करिए, दैट शुड बी डिस्क्लोज बाय द एंटिटी। एस्टिमेट्स शुड बी रीजनेबल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ताकि इंटेंडेड यूजर को समझ में आ सके अबाउट द मटेरियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है सर। अब बाकी के पॉइंट सर, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कर की आवाज़ निकालता ना, गेट खराब हो जाता है, कर की आवाज़ निकालता है, तो ये कर की आवाज़ है। कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, रेलिवेंट। बोलो ना सर। इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट हुई है दैट इज कर, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, रेलिवेंट। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है सर, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द एफएस इंक्लूडिंग द टाइटल फॉर ईच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। मतलब कि आप जो टर्म यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पीपी को वही पीपी ही बोल रहे हो, कुछ और नहीं बोल रहे हो। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी शुड बी अप्रोप्रिएट। ठीक है सर। ये 6 पॉइंट है। अब इन्होंने एक छोटी सी बात यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रखी है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से है ना, तो ऑडिटर को ये इवैल्यूएट करना कि वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अचीव कर रहा है। ये छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है सर। डन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड बात कर रहा है सर? आपका जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है ना, तो ओपिनियन पैराग्राफ किन चीज़ों से बनता है उससे रिलेटेड ही पॉइंट्स पूछ रहा है। अपार्ट फ्रॉम द अबव एक्सप्लेन द अदर रेलिवेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द ओपिनियन सेक्शन। इन्होंने एक पॉइंट दे दिया, बोला कि बाकी के एक्सप्लेन करो। अपन तो सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो मेरी बात को सुनो ना। रिलायंस की अगर ऑडिट कर रहे हो तो रिलायंस का नाम आना चाहिए। ये बताओगे कि भाई कौन से ईयर का आप ऑडिट कर रहे हो। ठीक है। ईयर, डेट है ना, ये बता दो। फिर साथ के साथ में सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ आ गई, बैलेंस शीट आ गई, पीएनएल आ गया, नोट्स टू अकाउंट आ गए, अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गई, है ना, ये सारी चीज़ें बताओगे। हाँ सर। तो ऐसा ही कुछ आपका पॉइंट्स बनेंगे। देखो ना। तो ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड आइडेंटिटी द आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, रिलायंस। स्टेट दैट द एफएस हैव बीन ऑडिटेड। आप ये बताते हो कि सर हमने इसकी ऑडिट करी है। हाँ सर। थर्ड, टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ के साथ में सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सर डेट एंड पीरियड भी बताओ। स्पेसिफाई द डेट ऑफ और पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर बहुत ईजी पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी रिलायंस एंटिटी हो गई, पहले आपने आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। फिर ये बताओ कि सर हमने इसकी ऑडिट करी है।
देन किस किस की सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ गया सर, बैलेंस शीट आ गई, पीएनएल आ गए, सोकी आ गया, ठीक है, एसओसीई से, फिर आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, फिर रेफर्स टू द नोट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, लास्ट में सर स्पेसिफाई द डेट ऑफ और पीरियड कवर्ड बाय द ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन सर, क्लैरिटी है? हाँ सर। थर्ड सर, ओपिनियन पैराग्राफ के बाद में आपका आता है बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन आता है तो सर बेसिस फॉर ओपिनियन में चार चीज़ें मैंडेटरी आती आती है, ठीक है, चार चीज़ें मैंडेटरी आती है सर। क्या क्या चार चीज़ें आती है, इसमें थोड़ा सा डिस्क्लेमर वाले जब अपन करते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा मसाला अलग है, पर ठीक है मैं नॉर्मली बात करता हूँ सर। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या क्या चीज़ें आती है? पहली चीज़ सर ये बताते हैं, देखो बेसिस फॉर ओपिनियन मतलब क्या है सर, ओपिनियन देने के पीछे लॉजिक क्या है, ओपिनियन देने के पीछे आपने क्या करा है, तो आप क्या बोलते हो सर कि ये ऑडिट कंडक्ट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, और हमने सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है, स्टेट्स वेदर द ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड ए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बेसिस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिटर ओपिनियन। हमको ये बताना पड़ता है कि क्या हमारे अकॉर्डिंग हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट सर, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट, इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू एंटिटी relating to audit and has fulfilled the auditor other ethical रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है सर, आप अपनी जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसके उसको रेफर कर देते हो, रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एसे। जब अपन प्रैक्टिकली जब अपन एक्चुअल में इसको समझने की कोशिश करते हैं तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, पर ठीक है अभी अपन रिवाइज कर रहे हैं तो ये चार पॉइंट है सर। क्या क्या पॉइंट है सर? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की बेसिस पे ऑडिट करिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है क्या ये बताते हैं, देन इंडिपेंडेंस, ठीक है, और साथ के साथ में सर ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसको रेफर कर देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। और कि आप किसी भी एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट देखोगे ना आपको बेसिस फॉर ओपिनियन में ऐसा ही ड्राफ्ट मिलेगा। क्लैरिटी है क्या सर? डन डन हाँ सर। देन फोर्थ क्वेश्चन सर, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से रीड करोगे, बट मैं इसको साथ में एक और मैंने क्वेश्चन नीचे ले रखा उसके साथ में करा हुआ, ठीक है, पर आप खुद से एक बार रीड करोगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं सर। फिफ्थ क्वेश्चन, द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द एफएस आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, एक्सप्लेन। या क्वेश्चन है, Messrs. Associate are the statutory auditor of Real Limited, a company engaged in the business of manufacturing garments. The auditor has completed the audit and is in the process of forming an opinion on the FS. TAK, the engagement partner, wants to conclude whether the FS are free from material misstatement or not. ठीक है सर। What factors should he consider to reach that conclusion? मेरी बात को सुनो ना सर। ऑडिटर उस पोजीशन में है कि फाइनली वो कंक्लूजन दे रहा है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। तो उसके लिए वो क्या बैठा अपनी अपने आप ही बातें कर रहा है, बोल रहा है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, क्या मेरे को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है? अगर मिल गया है तो अलग ओपिनियन की तरफ जाते हो, नहीं मिला होता है तो अलग ओपिनियन की तरफ जाते हो, समझ रहे हो? तो वेदर आई हैव ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फिर बोलता है सर वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का क्या हुआ, वो मैनेजमेंट ने सही कर दिया नहीं कर दिया, क्योंकि एंगल इसी के बेसिस पे तो कंक्लूजन्स बनते हैं आपके, वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। एंड थर्ड पॉइंट है आपका इवेल्युएशन। मेरी बात को सुनो ना, यहाँ पे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है सर। क्यों? क्योंकि जो करेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो गया उसकी तो बात ही खत्म हो जाती है। यू फोकस्ड ऑन द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट पार्ट, है ना सर? तो ऑडिटर अपने मन में तीन बातें करता है सर, क्या मेरे को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल नहीं होगा तो आप मॉडिफिकेशन की तरफ नहीं जाते हो, ठीक है, एंड थर्ड है आपका इवेल्यूशन। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन सर, क्लैरिटी बढ़िया तरीके से? हाँ सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ में आप पढ़ सकते हो। डिस्कस स्टेटिंग क्लियरली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखते हैं। द ऑडिटर शैल इवेलुएट whether the FS are prepared in all material respect in accordance with the requirement of the applicable FRF. This evaluation shall include consideration of the qualitative aspect of the entity's accounting practices, including indicators of possible bias in management judgment. ठीक है सर। डिस्कस क्लियरली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरी बात को सुनो ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ।
इसका आंसर लिखने में ही तो चैलेंज है। देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बातें कर रहा है, तो यहाँ पे किन चीज़ों की बात होती है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट लैक ऑफ न्यूट्रलिटी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरी बात को सुनो ना सर। आप ये मानते हो सर मैनेजमेंट जजमेंट लेता है, बहुत सारी चीज़ों के जजमेंट लेता है। हाँ सर, जजमेंट लेता है, मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट। ठीक है, एस्टिमेट्स के बारे में बातें हो गई। और आपको एक और छोटी सी बात ध्यान है सर, ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बातें हैं ना सर, ये ऐसे 260 में भी ऑडिटर ने करी थी। ऑडिटर का व्यू अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर। ठीक है सर। अभी ऑडिटर का एक मेन एंगल होता है सर मैनेजमेंट का बायसनेस, मैनेजमेंट बायसनेस। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको सर। एग्जांपल लेट्स से एक मिसस्टेटमेंट था, दो मिसस्टेटमेंट थे। एक मिसस्टेटमेंट ऑडिटर ने बताया और वहां से क्या हो रहा था, सब प्रॉफिट बढ़ रहा था, और एक मिसस्टेटमेंट से प्रॉफिट कम हो रहा था। मैनेजमेंट ने इसको तो सही कर दिया, बोलो कि हाँ हाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा, शेयर मार्केट में हल्ला होएगा, स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएगी। ठीक है सर, पर इसको इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे ऑडिटर को ये देखना होता है क्या ये सेलेक्टेड मिसस्टेटमेंट को करेक्ट करा जा रहा है क्या, ऑडिटर को ये देखना होता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, साथ के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जो आपको लिख के आनी होती है। ऐसे 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स से डील करता है। ये सीए फाइनल में आप पढ़ते हो, बस इसका रेफरेंस देके आपको आना है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन वापस समझाता हूँ, इधर आओ। इवेल्युएशन बाय द ऑडिटर, इसकी लाइन बहुत आराम आराम से मेरे साथ में पढ़ना। द ऑडिटर शैल इवेल्युएट whether the FS are prepared in accordance with the requirement of the applicable FRF. This evaluation shall include consideration of the qualitative aspects of entity accounting practices, including indicators of a possible bias in management judgment. Auditor qualitative aspects को भी consider करता है, साथ के साथ में मैनेजमेंट का बायसनेस है क्या वाइल मेकिंग द जजमेंट, वो भी देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन अपन देंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। पहले थोड़ी सी भूमिका बनाओ सर। क्या मैनेजमेंट मेक अ नंबर ऑफ जजमेंट अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई नई बात है? हाँ सर, हमको पता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में मैनेजमेंट में बहुत सारे जजमेंट लेता है सर। ऐसे 260 भी एक डिस्कशन कंटेन अ डिस्कशन ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। आपको याद है सर, ऑडिटर अपना व्यू देता है अबाउट द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस दैट इंक्लूड अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। ठीक है, बुमराह वाली स्टोरी मैंने याद कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर। In considering the qualitative aspect of entity accounting practices, the auditor may become aware of possible bias in management judgment. ऑडिटर को अंदेशा आ सकता है कि भाई मैनेजमेंट का बायसनेस है इन मेकिंग जजमेंट। तो ऑडिटर ये कंसीडर करता है कि यार ये मैनेजमेंट का जो बायसनेस है, ये लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है। साथ के साथ में सर वो बाकी के मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करता है वाइल फाइनली मेकिंग द डिसीजन। The auditor may conclude that the cumulative effect of lack of neutrality together with the effect of uncorrected misstatement causes the financial statement as a whole to be materially misstated. Indicators of a lack of neutrality. सर क्या? Selective correction of misstatement brought to management attention during the audit. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सर जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा था उसको तो सही कर दिया, जिससे प्रॉफिट घट रहा था उसको इग्नोर कर दिया। एंड पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस इन मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर ऐसे 540 एड्रेसेस मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, व्हाट इज माय सजेशन सर, ये आंसर क्या मतलब, मेरे हिसाब से आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की एक बार आप राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आप कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन सर, communicating key audit matter is not a substitute for the disclosures in the FS. Rather, communicating key audit matter in the auditor context is in the context of auditor having form an opinion. Com- Rather, communicating key audit matter in the audit report is, यार ये लाइंस क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, अभी मैं इस लाइन पे फोकस नहीं कर रहा, कुछ मुझसे ऐसा लग रहा है कुछ वर्ड मिस हुआ है। ठीक है, या तुम क्वेश्चन किस पे बोल रहा है सर? कैम इज नॉट अ सब्सिट्यूट, कैम इज नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ फॉलोइंग। अब बताओ ना सर,
देखो मेरी बात को सुनो ना सर, और कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ फॉलोइंग, 4 चीजें होती है सर। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को करना है सर। क्या वो ऑडिटर को बोल सकता है यार तुम की ऑडिट मैटर में डाल दो ना? आंसर इज नो सर। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है सर। कैसे क्वेश्चन मिलेगा कि आपने मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट यार ये आपको डिस्क्लोजर करना था, आपने करा नहीं। मैनेजमेंट आपको बोल रहा है सर प्लीज इंक्लूड दैट इन की ऑडिट मैटर। आप बोलोगे आंसर इज नो सर, की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। सर व्हाट? फर्स्ट थिंग, a substitute for disclosures in the financial statement that the applicable FRF requires management to make or that are otherwise necessary to achieve fair presentation. जो disclosure management को करने वो तो management को ही करने ना। CAM is not a substitute of that. Second, सर ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देना था, ठीक है। मैनेजमेंट बोलता है सर आप मॉडिफाइड ओपिनियन मत करो सर, इसको की ऑडिट मैटर में डाल दो। हम अगेन क्या बोलेंगे सर प्लीज कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। तो की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ स्पेशल ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द SA 705। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, बस इतना सा पॉइंट ध्यान में रख के चलना। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, मुर्गी पैराग्राफ। ठीक है, आपको ध्यान है सर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो आपको सर ऐसे 570 के बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हाँ सर, कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट रिपोर्टिंग। सर कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 when MU exists relating to event or conditions that may cause significant amount of entities ability to continue as a going concern. And so fourth point is separate opinion on the individual matter. ठीक है सर, 4 पॉइंट है। आपका EOM से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए ना, EOM इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, तो भी सर A B C पॉइंट आएगा, D पॉइंट नहीं आता। ठीक है, क्या क्या ये बात आपको समझ में आती है? बोलो ना मेरे साथ में। सर कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द financial statement disclosure that management need to make as per the applicable FRF. Second point, sir substitute for the auditor expressing a modified opinion. Third point, sir जो ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ऐसे 570 के बेसिस पे व्हेन MU एग्जिस्ट relating to event and conditions that may cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. And fourth point is sir separate opinion on the individual matters. Done sir. एट्थ क्वेश्चन सर वेरी इंपॉर्टेंट, MTP जनवरी 2025 का क्वेश्चन है। ऐसे 299 का क्वेश्चन है, जॉइंट ऑडिट। सर फॉर विच ऑडिट वर्क द जॉइंट ऑडिटर विल बी जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने क्या जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट करा, आपसे पूछ रहे कि सर बताओ ना कौन से ऐसे एरिया हो गए जहाँ पे सर वो सब रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो मैं तुम्हें सिंपल सा बोलता हूँ, अगर इनके बीच में सर वर्क डिवाइड हो गया तो सर ये अपनी अपनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट जो वर्क डिवाइड नहीं हुआ सर उसके लिए तो सभी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई, और बाकी के पॉइंट्स भी अपन कवर कर लेंगे। देखो तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर। जो वर्क अगर डिवाइड हो गया तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर। ऑन द अदर हैंड ऑल द जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल। ऐसा काम जिसमें वर्क डिवाइड ही नहीं हुआ है। द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर एंड इज कैरिड आउट बाय द जॉइंट ऑडिटर। ठीक है सर, साथ के साथ में सर डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज। जितने भी कॉमन ऑडिट एरियाज थे ना उनकी सर प्लानिंग वाले पार्ट में सर सभी रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, ऐसा कोई मैटर जो एक जॉइंट ऑडिटर ने दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बताया और वो दूसरा जॉइंट ऑडिटर उस पर अग्री कर रहा है। मैटर विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर ऑन दैट मैटर। अब बिल्कुल बेसिक पॉइंट सर, ऑडिट रिपोर्ट सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सर ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई करे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द SA 705 ऑडिट प्रोनाउंसमेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करिए एज पर एप्लीकेबल FRF एंड सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलिवेंट स्टैट्यूट्स। ठीक है, तो सर 3 पॉइंट तो बिल्कुल बेसिक थे सर। क्या कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कर रहा है एज पर द एप्लीकेबल FRF। ऑडिट रिपोर्ट, एक तो FS से रिलेटेड पॉइंट था, एक ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइंस विद द रेलिवेंट ऑडिट प्रोनाउंसमेंट SA 700। ठीक है, ये बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। साथ के साथ में सर FS कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलिवेंट स्टैट्यूट्स। उसके बाद में सर ये 3 पॉइंट बेसिक हो गए। क्या ये बात आपको समझ में आती है सर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी सर 9th क्वेश्चन को आप समझना, मेरे हिसाब से सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देख रहा देखो MTP सितंबर 2025 24 का क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं।
PQR Associate and MNO both firm of chartered accountant have been appointed as a joint auditor. ठीक है. Before the commencement of the audit, joint auditor should discuss and develop a joint audit plan. हाँ. In developing the joint audit plan, the joint auditor should identify division of audit areas and common audit areas. मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ. आपको चैप्टर नंबर 2 ध्यान है? चैप्टर नंबर 2 में अपन ने क्या पढ़ा था? Establishing ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. सर इसके 5 सब पॉइंट पढ़े थे. स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, रिसोर्सेज का तड़का एंड रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी. है ना? है ना? याद है क्या? हाँ सर. इस इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हो जाती है तब आप डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान पे जाते हो. हाँ सर. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान पे जाने से जानना है तो सर ऑडिटर क्या क्या चीज़ें कंसीडर करता है. सर यही 5 चीज़ें कंसीडर करता है. हाँ सर. देखना चैप्टर नंबर 2 के वो 5 पॉइंट आपके एग्जाम में एज इट इज़ रिपीट हो रहे क्या. देखो ना. पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग जॉइंट ऑडिट प्लान. आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज. सर क्यों? ताकि स्कोप ऑफ ऑडिट पता पड़ पाए. असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट. सर क्यों? ताकि टाइमिंग पता पड़ पाए. ठीक है सर. थर्ड, considered and communicate among all joint auditors the factors that are significant in directing the engagement team efforts. ठीक है सर. Consider the result of preliminary engagement activities. And last point sir, ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to accomplish the engagement. सर क्या ये पांचों पॉइंट वही है? हाँ सर ये पांचों पॉइंट वही है. जस्ट यू नीड टू कनेक्ट चैप्टर नंबर 2. डन सर. क्लैरिटी है? हाँ सर. लास्ट एक और छोटा सा टॉपिक है भाई. एक्सप्लेन स्पेशल कंसिडरेशन इन कैरिंग आउट ऑडिट बाय द जॉइंट ऑडिटर. मेरी बात को सुनो ना सर. सर अगर जॉइंट ऑडिट होती है ना तो क्या होता है सर, आप साथ में सब प्लानिंग करते हो. सर आपके जितने भी हर टीम के जो पार्टनर जो की मेंबर होते हैं वो प्लानिंग करते हैं. सर साथ में मिलके सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इस्टेब्लिश करते हैं दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. जैसे ही सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बन जाती है सर ऑडिट प्लान डेवलप कर लेते हैं. डिस्कस एंड डेवलप ऑडिट प्लान. हाँ सर. सर ये जॉइंट ऑडिटर साथ में मिलके सर ऐसे 315 लगाते. शुड कंसीडर एंड असेस द रूम एंड कम्युनिकेट टू द अदर जॉइंट ऑडिटर. सर एक और छोटी सी चीज़ क्या सर, इनका कॉमन एंगेजमेंट लेटर, कॉमन रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है. यहाँ तक कि सर कॉमन रिपोर्टिंग होती है, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हो. सर वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है ना, सर वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट जॉइंट ऑडिटर क्या करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देते हैं. साइन वाइन कर लेते हैं, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर लेते हैं ताकि टीसीडब्ल्यूजी को भी पता रहे कि कौन सा ऑडिटर क्या काम कर रहा है, कन्फ्यूजन ना हो. क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर. तो ये आपके कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है दैट यू नीड टू फोकस व्हेन यू आर कैरिंग आउट जॉइंट ऑडिट. क्लैरिटी सर? डन. आगे बढ़ूँ मैं? हाँ सर. अभी मेरी बात को सुनो ना सर. दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटिंग दैट वॉज आस्क इन मई 2024 का क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन क्या है कि आप प्रिंसिपल ऑडिटर हो, अदर ऑडिटर सामने वाला है. अदर ऑडिटर कौन सा? ब्रांच ऑडिटर. ठीक है. आपको ब्रांच की ऑडिट से मतलब है. हाँ सर. काम वो कर रहा है तो आपको उसके काम को कैसे यूज़ करना है, क्या उससे कोऑर्डिनेशन करना है, नहीं करना है? हाँ सर करना है बिल्कुल. तो मैं बोलता हूँ सर कोऑर्डिनेशन उससे स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट करो, है ना. उसके साथ में डिस्कशन करो, मीटिंग्स बैठाओ. ठीक है. उसकी कंपिटेंस को चेक करो. सर उसको बताओ कि भाई तेरी ऑडिट कब तक हो जानी चाहिए, तेरे को कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं, कहाँ पे कौन से ऐसे स्पेसिफिक रिस्क एरिया कंसिडरेशन है जहाँ पे तेरा फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. तेरी ऑडिट में कोई समय तक कंप्लीट करके दे देना, है ना. बीच बीच में उससे कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहो. उसकी कंपिटेंस को इवेल्यूएट करने के लिए उसके पुराने काम को देख लो. ठीक है. उसके एक्सपीरियंस को देख लो. सर ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे आएंगे. ठीक है. क्या क्या ये बात आपको समझ में आती है? कॉन्सेप्ट समझिए सर. प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के वर्क को यूज़ करना है. ठीक है. तो उसमें सर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं वो आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है. ठीक है. तो ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, माय सजेशन इज राइटिंग प्रैक्टिस इसकी भी करोगे आप. अगर 5 में से 5 लाने हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए इस क्वेश्चन की. सर क्या ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर. मेरी बात को सुनो ना सर. ठीक है. मैं आपको इससे करवा देता हूँ. ये मैंने थोड़ा इजी फॉर्म में कर रखा है इस क्वेश्चन को. देखो. ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर. सिंपल.
सर आप प्रिंसिपल ऑडिटर, आप अदर ऑडिटर को एडवाइस करो। सर किससे रिलेटेड, कि तेरे वर्क को हम कैसे यूज करेंगे, यूज ऑफ अदर ऑडिटर वर्क एंड रिपोर्ट बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। सर सफिशिएंट अरेंजमेंट बिठाओ कि आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन सब प्लानिंग स्टेज से रहे। सर जस्ट अ सेकेंड, जूम नहीं हो रहा क्या आपको? अभी हो गया। हम्म, अभी जूम हो रहा है, ठीक है। हाँ, सफिशिएंट अरेंजमेंट बिठाओ कि सर आपके बीच में, दोनों के बीच में सर कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज से रहे। सर द प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को ये भी बताता है कि सर ये पर्टिकुलर मैटर स्पेशल कंसिडरेशन के लिए है। टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, भाई अपनी रिपोर्ट मेरे को यहाँ तक दे देना। एंड प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन दैट रिक्वायर डिस्क्लोजर। साथ के साथ में सर प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को ये भी बताता है कि सर ये अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जो तेको कंप्लाई करके चलने हैं। ठीक है सर। प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर से मीट कर सकता है टू गेट अ नॉलेज ऑफ हिज कंपिटेंस चेक करने के लिए। सर उसके काम को रिव्यू भी कर सकता है, प्रीवियस ऑडिट जो भी उसने करी है उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू कर सकता है। ठीक है सर। नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिट, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर प्रिंसिपल ऑडिटर will apply depends upon the circumstances of the engagement, principal auditor view about the competence of the other auditor। ठीक है, तो भाई सिंपल सा है, आप इसको फोटो खींच सकते हो सो डैट आपका ये आंसर थोड़ा सा इजी फॉर्म में आपको लगे। ठीक है, डन सर, एक बार इसकी फोटो खींच लेना भाई। ठीक है, डन सर। हम्म, देन सर अनदर क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज दिस क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू ऑडिट ट्रेल, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एज पर रूल 11G of the Companies Act, Companies Rules 2014, auditor report should state whether the accounting software used for maintaining its books of account has a feature of recording audit trail। सर आपको ये बताना पड़ता है कि सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या ऑडिट ट्रेल का फीचर है, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सर आपको ये बताना पड़ता है whether the company has used such accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail that is audit log। और सर ये ऑडिट ट्रेल का फीचर ऑपरेट हो रहा था थ्रू आउट द ऑडिट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। सर ये ऑडिट ट्रेल का फीचर हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड एंड सर इसको प्रिजर्व रख रखा है एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप क्या बताओगे कि सर ये ऑडिट ट्रेल का फीचर क्या थ्रू आउट द ईयर ऑपरेटेड था क्या? मतलब ऐसा तो नहीं 6 महीने ऑडिट ट्रेल का फीचर ऑन था फिर ऑफ कर दिया। सर ऑडिट ट्रेल के फीचर में कोई टेम्पर्ड हुआ है क्या? साथ के साथ में सर ऑडिट ट्रेल को प्रिजर्व कर दिया है क्या कंपनी ने एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट? क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज रिलेटिंग टू कारो। कारो में पूछा है कि फ्रॉड से रिलेटेड आपको बताना है। सर क्या? ऑडिट रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज 10 ऑफ द पैराग्राफ 3 इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, is restricted to fraud reported or notice during the year, explain what auditor may considered for reporting under the clause। आप क्या करो सर, फ्रॉड वाला पूरा बता दो। देखो फ्रॉड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें हैं। सर क्या, पहले तो ऑडिटर को ये बताना पड़ता है कि सर कंपनी पे फ्रॉड हुआ है या कंपनी ने फ्रॉड करा है। आपको दोनों रिपोर्ट करना पड़ता है। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस आपको उसकी डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है सर। सेकंड सर, अगर फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होती है। हाँ सर, ADT4 फॉर्म फाइल होता है। वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज़ बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म ADT4 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और सर तीसरा, सर क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेन कंसीडर करी है क्या? मतलब इसमें मतलब क्या होता है कि सर विसल ब्लोअर क्या होता है, क्लाइंट को, क्लाइंट की जो भी कमिटीज होगी उसको बताएगा और ऑडिटर ये देखता है कि भाई एंटिटी ने विसल ब्लोअर कंप्लेन्स कंसीडर करी है क्या। तो वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेन्स इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। ऑडिटर को ये देखना पड़ता है कि भाई विसल ब्लोअर कंप्लेन कंपनी को जो भी मिली है वो कंपनी ने कंसीडर करी है क्या। ऑडिटर ये एंगल देखता है। समझेगा सर? क्या ये बात आप समझे? तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फ्रॉड कंपनी में हुआ है, कंपनी पे हुआ है या कंपनी ने किया है, नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर उसकी डिटेल दो, नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। सेकंड सर 143 सबसेक्शन 12 की अगर रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है
1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड वाला केस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ईडीटी 4 के इन्फॉर्म करने के लिए ईडीटी 4 फाइल कर दिया क्या? एंड सर थर्ड, सर ऑडिटर ने क्या कंसीडर विसल ब्लोअर कंप्लेन इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। ठीक है सर, डन। अभी सर दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सर मेरी बात को सुनो ना, क्वेश्चन पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। सीए रवि पटनायक is conducting audit of a company for which reporting requirement under CARO 2020 are applicable. ठीक है, he finds that TC facility amounting to 4 crore were released to the company by branch of a bank for meeting its working capital. He finds that 1 crore have been used by the company for installing effluent treatment plant to meet the state pollution control requirement. मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सर क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन दिया गया था। सर कैसे पता शॉर्ट टर्म लोन? वर्किंग कैपिटल लोन था, सीसी लोन था, और क्या क्वेश्चन हिंट देगा? आपने शॉर्ट टर्म लोन का पैसा सर लॉन्ग टर्म में यूज कर लिया। अगर सर ऐसा हो जाता है ना, तो आपको सर कारों में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, कौन सी क्लॉज है सर? बोरिंग वाली क्लॉज है। हाँ सर। सर क्या सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के सर बोरिंग क्लॉज के? नहीं सर, आप बस केवल ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन लिख दो। सर क्वेश्चन, अगर लॉन्ग टर्म लोन को शॉर्ट टर्म में यूज कर लिया, दैट इज नॉट द इशू। ये सर इसमें कोई इशू नहीं होता। पर सर शॉर्ट टर्म लोन का पैसा अगर लॉन्ग टर्म में यूज कर लिया ना, तो सर आपका पैसा ब्लॉक हो गया एंड देयर कैन बी अ केस ऑफ डिफॉल्ट। इसलिए सर ये कारों की रिपोर्टिंग में आता है, मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया। समझे क्या सर? हाँ सर। अभी इधर देखो ना, ठीक है, ये क्लॉज व्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं। वेदर फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस, आपने पूरा फैक्ट ऑफ द केस बता दिया कि सर ये शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में यूज़ कर लिया था, और फाइनली कंक्लूजन आपने बता दिया कि सर इसकी कारों में रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट थी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, ये बातें हमको समझ में आती है। डन सर, क्लैरिटी है? डन सर। बाकी है ना कारों के, मैंने है ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी कराए थे, मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, बट मैंने सर कारों के कम से कम 6 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बोले थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। एक आप प्लेलिस्ट में चेक करना, मेन जो वीडियो है 22-23 मिनट का, जिस पे मेरे हिसाब से हो गए शायद 15-16 हज़ार व्यूज़ हो गए, वैसा कोई वीडियो आपको दिख जाएगा। वहाँ पे सर कारों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सारे डिस्कस कर रखे हैं, वो एक बार आप देख लेना प्लीज़। ठीक है, डन सर। एंड दिस इज़ योर बोनस कॉन्टेंट फॉर चैप्टर नंबर 8। सर इस पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, बट मैं आपको करवाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को लगता है कभी ना कभी इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। सर क्या बेसिस फॉर ओपिनियन होता है ना, तो बेसिस फॉर ओपिनियन आप मॉडिफाई कर रहे हो, लेट्स से है ना, आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो मॉडिफिकेशन में बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में आपको चीज़ें बतानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसी से रिलेटेड चीज़ें कुछ केसेस निकाले हैं, सुनना मेरी बात को। सपोज करो सर, सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट था पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है सर, तो एज एन ऑडिटर आपको सर बेसिस फॉर योर मॉडिफाइड ओपिनियन में सर वो स्पेसिफिक अमाउंट बताना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है सर। सपोज करो सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल था, तो सर आपको ये भी बताना पड़ता है कि द ऑडिटर शेल सो स्टेट इन दिस सेक्शन की सर हमारे ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे है, पर इसको सर हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, आपको ये बताना पड़ता है। ठीक है सर। सर सपोज करो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है दैट रिलेट्स टू नरेटिव डिस्क्लोजर्स। एंटिटी ने कोई डिस्क्लोजर करा था, आपको उस डिस्क्लोजर में गलती मिलती है, तो सर आपको ये बताना पड़ता है कि ये डिस्क्लोजर में गलती थी और वो क्यों गलती थी वो भी बताना। सर द ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द डिस्क्लोजर्स आर मिसस्टेटेड इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर सपोज करो एंटिटी ने कोई मिसस्टेटमेंट को ही डिस्क्लोज नहीं कोई डिस्क्लोजर जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ का था सर करा ही नहीं, ओमिट कर दिया, दैट इज़ अ सीरियस इशू। हाँ सर, तो आप पहले सर क्या करते हो, टीसीडब्ल्यूजी वालों की बेस, टीसीडब्ल्यूजी से सर थोड़ा माहौल बनाओ क्वेश्चन में, टीसीडब्ल्यूजी वालों से सर आप डिस्क्लोजर का डिस्कशन करते हो कि सर आपने डिस्क्लोजर नहीं करा। ठीक है, अब अगर उसने नहीं करा तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ को समझना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा सर, अपने बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में है ना, नेचर ऑफ द ओमिटेड इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर मिस हो गया, तो सर बता दो कि सर रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड एक एरिया था जहाँ पे सर इन्फॉर्मेशन ओमिट कर दी एंटिटी ने। अब यहाँ पे सर एक और क्या बात करते हैं
कि सर एंटिटी ने डिस्क्लोजर ओमिट कर दिया है। अभी आप यूज़र को सर इतना सही बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर। तो वो यूज़र बोलेगा सर क्या सर ऐसे ही छोड़ देते हो सर, क्या है सर थोड़ा सा बता देते हो छोड़ देते हो, ठीक है मज़ा नहीं आएगा ना सर। मेरे को मिर्ज़ापुर का एक डायलॉग याद आ गया, छोड़ो अभी, ठीक है। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन इंक्लूडिंग द ओमिटेड डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड इट इज़ प्रैक्टिकेबल टू डू सो। मतलब आप क्या करो सर, वो ओमिटेड डिस्क्लोजर को इंक्लूड कर दो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए, लॉ रेगुलेशन ने मना नहीं करा, एंड यू हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन इंक्लूडिंग द ओमिटेड इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड यू हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू दैट डिस्क्लोजर। समझे क्या सर? क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल केस। एंड लास्ट वाला केस ये है कि सर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला था, तो सर आपको बेसिस फॉर ओपिनियन में बताना पड़ेगा what was the reason of your inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। डन सर। भाई तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। तीसरा नहीं मतलब ये वाला, कौन सा है, 1 2 3 4, ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 8। अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके कवर अप कर लिए। मेक श्योर आप इनको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, दीज आर ए कैटेगरी क्वेश्चंस। थैंक यू। ऑडिट ऑफ बैंक्स एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा ट्रिकी है, बच्चों को परेशान करता है। एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है 1 घंटे 10 मिनट का, आप वो बिल्कुल चेक करना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ में सर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो भी आपने देख लिया ना, उसके साथ में मैं आपको बोलता हूँ सर ऑडिट ऑफ बैंक्स आपका सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, बस समझने वाली बात है, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर नंबर 10 के एलडीआर क्वेश्चंस। बस मेक श्योर आप वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, सो डैट आपको ये ऐसी वीडियोस और भी मिलते जाए। चैप्टर नंबर 10 एलडीआर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अपन करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी मई 2024 में आ रखा है। देखो सर आपको बताना है कि सर प्रोविजन ब्रांच ने बनाया है वो सही बनाया है क्या, देखते हैं सर। While verifying provisions of advances of branch of MCO Bank as part of statutory branch audit, CAZ notices that credit facilities consisting of term loan to KRT enterprises have been classified as D1 category। अच्छा D1 कैटेगरी कर दिया है तो 25% आपको सिक्योर्ड पोर्शन पे बनाना है, 100% आपको अनसिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजन बनाना है, ठीक है सर। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अबव टर्म लोन इज 50 लाख, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज 40 लाख। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिक्योर्ड पोर्शन हो गया इसका 40 लाख और आउटस्टैंडिंग लोन आपका 50 लाख है, सिक्योर्ड पोर्शन आप सिक्योरिटी आपकी 40 लाख है, तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया आपका 10 लाख। हाँ सर। अब इस पे प्रोविजन प्रोविजन सिक्योर्ड पे 25% कितना हुआ भाई ये 10 लाख, और अनसिक्योर्ड पे 100% कितना हुआ ये 10 लाख, ये भी हो गया, टोटल आ गया 20 लाख। एंटिटी ने कितना बनाया है 7.5 लाख, गलत है सर, ये कितना बनाना था 20 लाख बनाना था, ठीक है सर। बस यही है पूरा कैलकुलेशन, आप ऐसे शो कर दो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 50 लाख, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी थी 40 लाख, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन आ गया 10 लाख, सिक्योर्ड पोर्शन हो गया आपका 40 लाख, ठीक है सर। तो 40 लाख पे आपने 25% ले लिया, अनसिक्योर्ड 10%, 100% ले लिया, और आपका प्रोविजन बनाना चाहिए था 20 लाख का। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी के बारे में आपको खुद से लिखना है। ऑडिट ऑफ बोरोवर क्लाइंट ऑफ बैंक कैरीड आउट एट बैंक रिक्वेस्ट टू वेरीफाई बोरोवर करंट असेट। बोरोवर के करंट असेट, तो ये तो भाई सीसी लोन में होता है, कैश क्रेडिट में होता है, तो ये कौन सी ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है ये। अच्छा आपको ध्यान है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 5 करोड़ का एक्सेस में स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी होती है फंडेड लोन में, ठीक है, तो वो लिमिट भी ध्यान रखना। लिमिट अप टू विच एन एंटिटी कैन विड्रॉ फ्रॉम द सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट, ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर, ठीक है, ड्राइंग पावर कैन नॉट बी मोर देन सैंक्शन लिमिट, ये चीज़ का ध्यान में रखना। स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अगेंस्ट ऑफ डेटर। सेट ऑफ, सेट ऑफ का नियम एक और चीज़ का ध्यान रखना कि सेट ऑफ में क्या होता है, अकाउंट होल्डर नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। और आप जैसे एक एच डी एफ सी बैंक की सारी ब्रांचेस को एक ब्रांच मान ले, एक मान लेते हो, ठीक है।
creation of security by in a bank branch by mere delivery of title deeds by a prospective borrower of fund. अगर टाइटल डीड्स सबमिट करिए तो ये तो इक्विटेबल मॉर्गेज हो गया ना सर। इक्विटेबल मॉर्गेज क्यों है, रजिस्टर मॉर्गेज क्यों नहीं? क्योंकि रजिस्टर मॉर्गेज में रजिस्टर डीड साइन होती है, इक्विटेबल मॉर्गेज में ओरिजिनल टाइटल डीड्स दी जाती है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। सो दिस वाज गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे भी पूछा हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो what are CAZ responsibility regarding verification of compliance with income recognition norms by branch in respect of above credit facilities? एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। While conducting audit of branch of nationalized bank, CAZ ने नोटिस करा कि credit facility granted to a borrower consists solely of a term loan have been classified as substandard। ठीक है, टर्म लोन में 90 डेज का पीरियड होता है, सबस्टैंडर्ड इसको कर दिया है। ड्यू टू द फेलियर ऑफ द बोरोवर टू पे EMI और टाइम सच EMIs वर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज। मैंने आपको बताया ये ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है होता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप कॉन्सेप्ट समझ लो। आप इधर देखो क्या होता है, अगर कोई खाता NPA हो जाता है ना तो चीज़ें क्या होती है, उसकी जितनी भी इनकम अब अगर बुक होगी ना आगे जाके तो वो कैश बेसिस पे बुक होगी। किस पे होगी भाई? कैश बेसिस पे होगी सर, अक्रूवल बेसिस पे बुक नहीं होती है जब तक उसका स्टेटस NPA है। ठीक है सर। वन मोर थिंग सर, सर लेट्स से ये खाता इस समय स्टैंडर्ड था, 90 डेज बाद में NPA हुआ, तो सर यहाँ पे तो इंटरेस्ट इनकम एंटिटी ने अक्रूवल बेसिस पे बुक कर ली होगी। हाँ सर। सपोज करो ये मिल गए, रिसीव, ओके, नॉट रिसीव, इनमें से जिसका भी नॉट रिसीव होता है ना आपको उसको क्या करना होता है, रिवर्सल करना होता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? और जब खाता वो NP हो गया तब तो भाई वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता ही नहीं है। दैट इज द बेसिक प्रोविजन। हाँ सर, ऑडिटर को यही चीज़ें वेरीफाई करनी होती है। आपको बात समझी क्या? रुको एक सेकेंड, ठीक है। RBI norms stipulate that if any advance account become NPA as at close of any year, the entire interest accrued or credited to income account in past years should be reversed or provided for if same is not realized। लिखा हुआ इन्होंने ये भी है। Further, in case of NPA, fees, commission, and other similar income that accrued should cease to accrue in the current year and should be reversed or provided for with respect to the period, prior period if uncollected। ठीक है सर, डन। इसके अलावा आप रिवर्सल ऑफ इनकम से रिलेटेड 2 पॉइंट और थे, वो भी लिख देते ना, बेटर रहता। तो एक्सप्लेन रिवर्सल ऑफ इनकम फुल टॉपिक। ठीक है सर, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड क्वेश्चन। द कमेंट ऑन असेट क्लासिफिकेशन एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, नेशनल बैंक हैज़ एडवांस CC फैसिलिटी। अच्छा, CC फैसिलिटी है तो सर खाता आउट ऑफ ऑर्डर आप कंडीशन देखते हो। आउट ऑफ ऑर्डर में क्या कंडीशन होती है, पहले तो ये देख लेते हो कि सर आउटस्टैंडिंग लिमिट इज ग्रेटर देन ड्राइंग पावर सेंचुरी लिमिट, भाई सीधे आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हो। सर लेस देन है आउट, बट जो क्रेडिट आए ना वो 90 डेज में कोई क्रेडिट ही नहीं है। एज ऑन 31/3 इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, एज ऑन 31/3 आप देखते हो कि अगर 90 डेज में कोई भी क्रेडिट नहीं है तो सर उस खाते को आउट ऑफ ऑर्डर बोल देते हो और फिर क्या कर देते हो, उसको NPA घोषित कर देते हो। ठीक है सर। अभी सर दिसंबर 1 से 31 मार्च, सर ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, लास्ट क्रेडिट हुआ था 31/12 को। ठीक है, उसके बाद में सर, उसके बाद में क्या कोई क्रेडिट दिख रहा है क्या आपको? क्या कोई क्रेडिट हुआ है? आंसर इज नो सर। ठीक है, ड्राइंग पावर 25 लाख आपकी दे रखी थी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज विद इन द ड्राइंग लिमिट, ड्राइंग पावर लिमिट। तो सर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो रहा, पर सर सेकंड कंडीशन ये थी कि एज ऑन 31/3 आप देखते हो कि सर पिछले 90 डेज में क्रेडिट हुआ नहीं हुआ है। तो पिछले दिन 90 डेज में सर कोई क्रेडिट नहीं हुआ है, सर उस खाते को क्या कर दोगे सर, NPA कर दोगे बिकॉज ऑफ द सेकंड कंडीशन। हाउ यू विल प्रोसीड विद द आंसर? सर आप पहले तीनों कंडीशन बताओगे, फिर फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन लिखते समय सर सेकंड केस, सेकंड कंडीशन का आप हवाला दोगे। आप समझे क्या सर, टॉपिक समझे? In accordance with the RBI norms on asset classification, a NPA is a loan or advance where account remain out of order in respect of ODCC. An account should be treated as out of order if 3 कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है,
इन द गिवन केस ऑल दो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट, फर्स्ट कंडीशन वायलेट नहीं हो रही पर सर सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही है बिकॉज सर देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज। ऐसे केस में सर आपको क्या करना पड़ेगा सर, उसको एनपीए मानना पड़ेगा, सबस्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट ड्राइंग पावर फॉर सीसी ऑफ कृपा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ 2024। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ का ध्यान रखना सर, ड्राइंग पावर हमेशा सेंक्शन लिमिट के अंदर ही रहेगी। ठीक है सर, स्टॉक है आपका 60,000 का, स्टॉक है आपका 60,000 का। ठीक है, स्टॉक 60,000 का है, उसमें से डेटर माइनस करोगे, डेटर नहीं सॉरी क्रेडिटर माइनस करोगे, डेटर को कैसे माइनस करोगे रे राजा, 10,000 50,000। ठीक है, क्या लॉजिक होता है सर, स्टॉक में से आप क्रेडिटर माइनस कर देते हो। ठीक है, अच्छा 50,000 ये हो गया, मार्जिन कितना है 30%, तो 30% किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे 15,000। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ यार ये वाला क्वेश्चन। स्टॉक का आ गया आपका 35,000। ठीक है सर डेटर का 55,000 दे रखा है, उसमें से इन्होंने बोला डेटर ओल्डर देन 3 मंथ्स आर इनएलिजिबल, तो कितने हैं भाई ऐसे 15,000। डेट देख लो 20/10/2023 दे रखी है, 15,000 कितना हो गया 40,000, इसमें से मार्जिन कितना है 40%, तो 16,000, ये हो गया आपका 24,000। कितना आया टोटल 59,000। आपकी ड्राइंग पावर कितनी थी, ड्राइंग पावर तो ये हो गई, सेंशन लिमिट कितनी थी, कहीं तो दे रखी थी, क्या दे रखी है, सेंशन लिमिट 48,000, तो आपकी डीपी आई है 59,000, सेंशन लिमिट आई है आपकी 48,000। कैन डीपी भी मोर देन सेंशन लिमिट, आंसर इज नो, तो आप डीपी को क्या बोलोगे 48,000, ये भी डीपी हो गई। देखो ये पूरी कैलकुलेशन हो गई आपकी, और लास्ट में सर ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर मिलेगा इसका। सेंशन लिमिट गिवन इन द क्वेश्चन इज 48,000 वेयर इज ड्राइंग पावर एज पर द अब वर्किंग इज 59,000, सो ड्राइंग पावर वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंशन लिमिट दैट इज 48,000। ये छोटी सी बात थी बस सर, छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है सर, डन, 4 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हो गए। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, again important question, what are the general requirement for an effective risk management system in bank? Yeah, during the bank of Smile Bank, CA Sweetie focused on understanding the risk management process of the bank. ठीक है सर, she reviewed how management develop controls and use performance indicators to monitor key business and financial risk. Okay sir, CA Sweetie also assessed whether the risk management system effectively identified and mitigate risk in required areas. ये आपको किसकी झलक आ रही है सर, आपको वो कंट्रोल्स के 5 पॉइंट की झलक आ रही है। हाउ शुड सी ए स्वीटी इवेल्युएट द एडिकेसी ऑफ बैंक रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स। मेरी बात को सुनो ना, यहाँ पे इस टॉपिक को समझो सर, इस इट इज़ रिलेटिंग टू कंट्रोल्स ओनली, कि सर स्वीटी कैसे कंट्रोल्स को कैसे कंट्रोल्स को समझ रही है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी ने का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, वो सारी चीज़ें समझने की बातें कर रही है। ठीक है, व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक्स। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ क्वेश्चन का, इधर देखो सर, आपको ध्यान है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल थे, एक टॉपिक था, मैं कैसे याद कराता हूँ इसको, स्वर्ग, कंट्रोल इन्वायरमेंट इज स्वर्ग। टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन की बातें करते हैं, एथिक्स इंटीग्रिटी की वैल्यू बातें करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बाय एंटिटी, दिस इज व्हाट नर्क, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ इज कंट्रोल एक्टिविटीज़। बैंक में कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या, ड्यूटीज चेंज होती है, फ्रंट एंड बैक एंड में कौन काम कर रहा है, ड्यूटी चेंज हो रही है, किसको कितना ऑथराइजेशन है, मतलब लोन जैसे ब्रांच मैनेजर को पावर है लेट से कि 5 करोड़ का लोन ये कर सकता है सेंक्शन, बाकी का लोन अप्रूवल लेना पड़ेगा हायर अथॉरिटी से, तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऐसी कुछ होती है बैंक में। एंड फिफ्थ होता है आपका मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है सर, आपको यही 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। देखो फर्स्ट पॉइंट सर, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय टीसीडब्ल्यूजी। सर ये कंट्रोल एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉइंट की ही बात कर रहा है कि टीसीडब्ल्यूजी यू शुड पार्टिसिपेट इन
कंट्रोल प्रोसेस, आपको मैनेजमेंट के एक्टिविटीज़ को स्क्रूटनाइज करना है, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल्स है वो अचीव है, उसके हिसाब से ही आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने हुए होने चाहिए। दैट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ TCWG। ठीक है सर। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। सर ऐसी रिस्क जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है, बिजनेस के गोल्स को इम्पैक्ट कर सकती है, उसको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है एंड रिस्पॉन्ड करना है। देन रिलायबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। बैंक के पास में सर एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए दैट प्रोवाइड एडुकेट फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, मतलब बैंकों में तो बहुत अच्छे से होता है, बैंकों में तो वो सारी चीज़ों की चेकलिस्ट निकल के आ जाती है, सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करते हैं बैंकों में, है ना। तो बैंक में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज़ योर कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ मतलब क्या सर, कि बैंक के पास में अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स होने चाहिए टू मिटिगेट रिस्क, इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ फ्रंट एंड बैक एंड में, जैसे फॉर एग्जांपल सेटिंग अप द लिमिट्स, कौन अप्रूव करेगा ट्रांजेक्शन्स को, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, रिपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेप्शंस, फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटिजेंसी प्लानिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आप पे स्पेसिफिकली भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है सर आपका मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ का। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। तो भाई लिंक करो, कनेक्ट करो 5 पॉइंट से, आपके पॉइंट बन जाएंगे। डन सर। देन 6 क्वेश्चन है सर आपका, एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड डिस्कशन टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, including internal control, and also assess the political and also assess the potential for material misstatement of the financial statement। ठीक है भाई साहब, एंगेजमेंट टीम आपस में बैठो, चाय वाय पियो, डिस्कशन करो, ताकि तुम प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट वाले एरियाज को ढूंढ पाओ। ऑल दिस डिस्कशन शुड बी अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एक्सप्लेन। अब मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, एंगेजमेंट टीम मेंबर बैठते हैं बैंक की ऑडिट में, डिस्कशन करते, चाय वाय पी रहे हैं, तो ये क्या बातें करते हैं सर, ये बातें करते हैं कि सर कौन सा एरर होने वाला है, कौन सा एरर हो गया है, सर कौन 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 सी टेक्निक से सर फ्रॉड करा जा सकता है बैंक के स्टाफ के थ्रू। तो एरर्स दैट में बी मोर लाइकली टू अकर, एरर्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रायर ईयर्स, मेथड बाय विच फ्रॉड माइट बी परपेटेड बाय बैंक पर्सनल और अदर्स विद इन द अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स। क्या सर 3 पॉइंट बड़े ईजी है? हाँ सर। देन मैंने कहा यार अगर इतनी बड़ी बातें हो ही रही है तो वो आपस में बातें करो अबाउट द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। 5th पॉइंट भी वही मतलब है, सेम लिख दिया इन्होंने। नीड टू अलर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और अदर कंडीशंस दैट इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर 5 पॉइंट याद हो जाएगी क्या? हाँ सर। अब मैंने कहा जब तुमने अलर्ट रह ही रहे हो तो रिस्क आएगी, रिस्क का रिस्पॉन्ड करना। ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेजिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, 6 पॉइंट याद हो जाएगी क्या? हाँ सर। मैंने कहा चाय पियो और बातें करो। सर क्या एरर, एरर जो मोर लाइकली टू अकर, एरर जो हुआ है सर, फ्रॉड की टेक्निक्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है सर। देन रिस्पॉन्ड करो सर किसको, स्पेसिफिक रिस्क, परवेजिव रिस्क एंड एंगेजमेंट रिस्क। ठीक है सर। फिर वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाले 2 पॉइंट चिपका देना। डन सर। 6 पॉइंट इज क्लियर। कहाँ गया भाई? अब आपको एक चीज़ बताओ सर, सर ये एंगेजमेंट टीम जब ऐसे डिस्कशन करती है ना, तो सर उस डिस्कशन के एडवांटेजेस होते हैं। हाँ सर, एंगेजमेंट टीम ऐसा डिस्कशन कर रही है, हाँ सर उनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं सर, ऐसे डिस्कशन करने से सर फायदा तो होता ही है ना। हाँ, ऐसा फर्जी फर्जी क्वेश्चन है। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन ऑर्डिनरीली इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द मैटर सच एज एरर्स दैट मे लाइकली टू बी अकर, एरर विच में हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स। ये सारे इन्होंने पॉइंट्स के एग्जांपल दे दिए। इन द अबव कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सच अ डिस्कशन। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ सर, सर ये सारे के सारे एडवांटेज इन्होंने फ्रॉड के एंगल से पकड़ के निकाले हैं। ठीक है, देखो ना सर, क्या एंगेजमेंट पार्टनर क्या कर सकता है, मोर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर को लगा सकता है। ठीक है, और प्रोसीजर डिटरमाइन कर सकता है कि जब फ्रॉड मिल जाए तो भाई कैसे अपन को रिस्पॉन्ड करना है। साथ के साथ में सर जनरली क्या होता है, बैंक ऑडिट में किसी ना किसी स्पेशलिस्ट रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल को लेके चलते हैं ऑडिट के समय में। तो एंगेजमेंट पार्टनर में रिव्यू द नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटिंग टू फ्रॉड। एंड सर फर्स्ट पॉइंट था कि स्पेशल फोकस शुड बी ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। कि भाई कौन कौन से असर्शन है जो वल्नरेबल है ड्यू टू फ्रॉड, ताकि एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्ड कर सके किसके अगेंस्ट में सर, फ्रॉड रिस्क, एंगेजमेंट रिस्क, परवेजिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। क्या ये बात आपको समझ में आती है? सर ये 3 पॉइंट इसी से लिंकिंग थे कि जो आपने एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन करा, आपस में तुम्हारी जो चर्चाएं हुई,
उसका सर क्या फ़ायदा होगा सर, ये 3 पॉइंट याद करके चलना। जुलाई 2021 में ये क्वेश्चन पुट अप हो रखा है। डन सर? हाँ सर। देन मेरी बात सुनो ना, मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करवा देता हूँ पहले तुम्हें। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर थियरी की तरफ मैं आगे बढ़ूँगा। सर सीसी फैसिलिटी 1 करोड़ की थी, ड्राइंग पावर 80 लाख का था, ठीक है सर। तो सेंशन लिमिट है आपकी 1 करोड़ की, टीपी है आपकी 80 लाख की, ठीक है सर। बट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 75 लाख, ठीक है सर। फर्स्ट कंडीशन तो वायलेट नहीं हो रही है, ओके सर। ऑल्सो द इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज 3.5 लाख एंड द टोटल क्रेडिट इन टू द अकाउंट फॉर द क्वार्टर इज 2.5 लाख। यहाँ गड़बड़ हो गई दादा। राजा राजा राजा, थर्ड कंडीशन क्या थी कि सर थर्ड कंडीशन आउट ऑफ ऑर्डर कब बोल दे तो आप, जब जो क्रेडिट आया ना दैट इज़ नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट पीरियड, है ना। यहाँ पे यही हुआ है सर, 2.5 लाख का क्रेडिट हुआ है, 3 लाख का सर इंटरेस्ट चार्ज हो गया, तो सर क्या ही क्रेडिट आया। हाँ सर, कुछ भी मतलब क्रेडिट भी कवर नहीं, इंटरेस्ट का पोर्शन भी कवर नहीं कर पा रहा। सर इस खाते को क्या करोगे, आउट ऑफ ऑर्डर। पहले आप क्या करोगे सर, तीनों कंडीशन लिख दो, तीनों कंडीशन के बाद में व्हाट यू विल डू, आप फैक्ट ऑफ द केस लिखो, कंक्लूजन लिखते समय थर्ड कंडीशन का हवाला देते हुए कंक्लूजन लिखना, 4 में से 4 पक्का मिलेंगे। डन सर, क्लैरिटी। देखो एक चीज़ मैं बोलता हूँ सर, ऑडिट ऑफ बैंक्स मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ऑडिट ऑफ बैंक्स हवा बना रखा है कि डिफ़िकल्ट है डिफ़िकल्ट है डिफ़िकल्ट है, फर्जी चैप्टर है। आपको 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो देखना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑडिट ऑफ बैंक्स बाय सी ए सेक्शन जैन सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। डन। अब आ जाओ बाकी के क्वेश्चंस पे, जो 3-4 क्वेश्चंस अपने रह गए ना, उस पर आ जाओ। चलो मैं पहले एक बार तुम्हें डीपी वाला करवा देता हूँ भाई। ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर से रिलेटेड इन्होंने कुछ चीज़ें बोली है। इन बैंक ऑल अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन द ड्राइंग पावर एंड द सेंशन लिमिट, पता है सर। द अकाउंट विच एक्सीडेड द सेंशन लिमिट ड्राइंग पावर शुड बी ब्रॉट टू द मैनेजमेंट नोटिस, क्योंकि सर एनपीओ होने के चांसेस हो जाते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ द ड्राइंग पावर इन केस ऑफ बैंक ऑडिट, ठीक है सर। स्टॉक ऑडिट, पहले स्टॉक ऑडिट का ध्यान रखना सर। स्टॉक ऑडिट कब मैंडेटरी होती है सर, जब 5 करोड़ के ऊपर होती है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ डीपी का फॉर्मूला दे सकते हो आप। देन ऑडिटर को ये कंसर्न रहता है कि सर क्योंकि ड्राइंग पावर कंटिन्यूसली अपडेटेड होती है, कंटिन्यूसली अपडेट होती है, तो सर अगर ड्राइंग पावर अपडेट नहीं हो रही है 3 महीने से ज़्यादा, तो खाता वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है सर। तो मैं सिंपल है भाई, जैसे बैंक ड्यूटीज़, बैंक को ये मेक श्योर करना है कि सर करंट स्टॉक स्टेटमेंट रेगुलरली आ रहे हैं, ताकि ड्राइंग पावर अपडेट हो रही है। ड्राइंग पावर अपडेट हो रही है, अगर अपडेट नहीं होगी तो खाता सर इरेगुलर हो जाएगा। सर ऑडिटर को ये कंसर्न है कि जो भी स्टॉक स्टेटमेंट है, क्वार्टरली रिटर्न है, अदर स्टेटमेंट है सर, वो प्रॉपर है क्या, फर्जी तो नहीं है। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको स्क्रूटनाइज कर लेगा, ठीक है सर। स्टॉक ऑडिट की लिमिट क्या थी सब, मोर देन 5 करोड़ रुपीज़, ये ध्यान में रखना। हैविंग फंडेड एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 करोड़, ठीक है सर। और कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, आप उसका फॉर्मूला लिख दो ना यार, आप इसका पूरा फॉर्मूला लिख के आओ, एक्सप्लेन द फॉर्मूला, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लिख के आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन सर, ये क्वेश्चन भी बड़ा ईजी था। देन एक क्वेश्चन अपना था, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेट्रल सिक्योरिटी के रेफरेंस में बताओ, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। रट्टाफिकेशन हर चीज़ की नहीं होती है। सर मैं होम लोन लेने गया, बैंक ने मेरा घर गिरवी रखा, दैट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक ने बोला भाई साहब आपको होम होम तो गिरवी रखना ही पड़ेगा होम लोन के लिए, दैट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी। फिर मैं जा ही रहा था, बैंक ने बोला रुको रुको राजा राजा रुको, आपको है ना 2 लाख रुपए की एफडी भी रखनी पड़ेगी, दैट इज़ अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब क्या होता है सर, मेन सिक्योरिटी जो बैंक को हम ऑफर करते हैं टू अवेल द लोन। एंड सर कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है सर, एडिशनल सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप कुछ भी लिख के आ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, एज इट इज एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर। प्राइमरी सिक्योरिटी सर, मेन सिक्योरिटी ऑफर टू द बैंक, कोलेट्रल सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी ऑफर टू द बैंक, दैट इज योर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है सर। देन अब ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल ऑफ इनकम का। जैसे देखो रिवर्सल ऑफ इनकम के सर 2 पॉइंट तो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिए थे, मेरी बात को सुनो ना सर, सुनो सुनो सुनो। सर एडवांस खाता एनपीओ हो गया है, सर एनपीओ हो गया है तो आपको सिंपल है सर, आगे वाली इनकम को तो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना ही करना है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं करना, आगे वाली इनकम को सर कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। और सर वो जो पुरानी इनकम जो आपने अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर ली है और जिसका पैसा नहीं मिला उसको रिवर्स करना, ठीक है। तो ब्याज इंटरेस्ट इनकम करना, साथ के साथ में सर फीस कमीशन या सिमिलर इनकम जिसको आपने बुक कर लिया है बट दैट इज नॉट रिसीव, जो पैसा नहीं मिला है उसको भी सर रिवर्स करना। सर ये 2 पॉइंट तो अभी ऊपर पढ़ के भी आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट
सर कोई इनकम पास्ट ईयर में गलत रिकॉग्नाइज कर ली थी, गलत कर ली थी तो क्या गलती सुधारोगे? हाँ सर बिल्कुल सुधारेंगे। मैंने कहा कैसे सुधारोगे? सर या तो रिवर्स कर दो या उसके अगेंस्ट में प्रोविजन बना दो इक्वल। ठीक है, तो करंट ईयर में क्या करोगे सर? या तो इक्वलेंट अमाउंट का सर प्रोविजन बना दो या उसको रिवर्स कर दो। हाँ सर, सर 3 पॉइंट क्लियर है क्या? डन सर। चौथा पॉइंट मेरी बात को सुनो ना सर। फोर्थ पॉइंट क्या है सर? अगर ऑडिटर को ये दिखता है कि इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में सर ज़्यादा डेबिट हो रखे है, तो ऑडिटर क्या करता है सर? बोरोवर से इंक्वायरी करता है, बैंक से इंक्वायरी करता है कि भाई क्या ये रेट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट क्या कारण हो रहा है क्या, और क्या आपने ही बोरोवर को बता दिया है क्या? इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है सर, डन 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 डन। मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आपको ऑडिट ऑफ बैंक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये क्वेश्चन फर्जी लगेगा, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन लगेगा आपको। डन सर, ये अपन ने कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही फर्जी क्वेश्चन। एडवांसेस जनरली कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द असेट ऑफ द बैंक. There is a large number of borrowers to whom a variety of advances are granted. The audit of advances require major attention from the auditor. Explain. मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ सर। एक एडवांसेस, एडवांसेस सबसे क्रिटिकल एरिया होता है। हाँ सर। सर एडवांसेस क्या है सर? बैंक के लिए असेट है। सर ऑडिटर को क्या चाहिए इससे रिलेटेड? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ सर, बैलेंस शीट आइटम के अलग अलग असर्शन होते थे क्या सर? क्या क्या होते थे? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, वैल्यूएशन एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है सर। सर एडवांसेस मेजर एरिया है सर, और ऑडिटर है ना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना चाहता है सर। किससे रिलेटेड सर? इन पर्टिकुलर असर्शन से रिलेटेड। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर भी आपका आ गया, बात को समझिएगा। अभी देखना आंसर। आई वॉन्ट यू टू रीड, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर देना, फिर आगे बढ़ना। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस आंसर। वीडियो को पॉज करके फिर ही आगे बढ़ना। मैं चाहता हूँ तुम ये एक बार रीड करो खुद से। आई होप आपने करा होगा ये चीज़। अभी देखो ना, द ऑडिट ऑफ एडवांस रिक्वायर मेजर अटेंशन फ्रॉम द ऑडिटर. In carrying out audit of advances, the audit is primarily concerned with obtaining evidence about the following. सर क्या? अभी देखो सर, there are no unrecorded advances. क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये कंप्लीटनेस की खुशबू है? ठीक है। अमाउंट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस विच आर आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सर सर ये क्या एग्जिस्टेंस की बातें हो रही है? हाँ सर। अमाउंट एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक। सर क्या ये राइट एंड ऑब्लिगेशन की बातें हो रही है? ठीक है सर। सर एडवांसेस ड्यू टू द बैंक आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल टू द नेचर ऑफ एडवांसेस। क्या अगेन ये राइट एंड ऑब्लिगेशन की बातें हो रही है? आई कैन ऑल्सो से एग्जिस्टेंस की भी बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है। द स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस इज अप्रोप्रिएटली एंड प्रॉपर्ली अप्लाइड। क्या ये वैल्यूएशन से रिलेटेड बातें हो रही है? एप्रोप्रिएट प्रोविजंस टुवर्ड एडवांसेस हैव बीन मेड एज पर आरबीआई नॉर्म्स। अगेन वैल्यूएशन से रिलेटेड बातें हो रही है। Advances are disclosed, classified, described in accordance with the relevant applicable FRA. Presentation disclosure की बातें हो रही है। तो व्हाट यू नीड टू फिगर आउट कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। आप ये क्वेश्चन को टफ नहीं बोल सकते सर। ये चैप्टर नंबर 5 के असर्शन से रिलेटेड ही तो बातें करी है कि ऑडिटर को इन्हीं से रिलेटेड तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। हाँ सर, 2 बार इसको रीड करोगे रट जाएंगे पॉइंट्स। समझे क्या? क्या ये बात है आप समझे? हाँ सर। देन ये सारे कर लिए मैंने। हम्म। अब 2 टॉपिक है यार, मैंने इसको है ना बहुत डिटेल में समझा रखा है एंड मैं इसको जस्टिस नहीं कर पाऊँगा 5 मिनट के डिस्कशन में। मैं आपसे क्या बोलता हूँ सर? सर 2 टॉपिक है, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस की आप ऑडिट कैसे करोगे। ठीक है, आपको सर ये 2 क्वेश्चन और करने हैं। इसको केवल केवल 5 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। आई रिक्वेस्ट यू सर, ऑडिट ऑफ बैंक्स का वो वीडियो देखना, 1 घंटे 10 मिनट। ये 2 थियोरी के क्वेश्चन और आपके लिए एडिशनल है जो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे जो आपको करने चाहिए।
ठीक है सर, डन। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके कवर अप कर लिए हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स में। बढ़िया तरीके से ऑडिट ऑफ बैंक्स आपका हो गया है मेरे हिसाब से। वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर दो, एंड दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, एंड डू मेक श्योर कि आप ऑडिट ऑफ बैंक्स का कॉन्सेप्शुअल रिवीजन करके जा रहे हो, बिकॉज सर वो वीडियो आपने देख लिया, आपको मक्खन हो जाएगा सर ये चैप्टर, मक्खन। ठीक है, चलो, थैंक यू।